नमस्कार मित्रों, संघ एवं राज्य क्षेत्र टॉपिक आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये क्लास आप देखिएगा। हमने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट किया जाएगा डिटेल से, उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन हो या फिर यूपी पीसीएस के, अदर स्टेट पीसीएस के, मतलब कि बीपीएससी के, आरएएस के या फिर एमपी पीसीएस के कोई भी क्वेश्चंस हो, तो वो आपकी क्वेश्चंस की एनालिसिस जरूर से जरूर मैं कराऊंगा। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र चला, उसकी मैं एनालिसिस करा रहा हूं। ऐसे प्रस्तावना जब हमने कंप्लीट किया, उसकी भी एनालिसिस। संविधान सभा चला, उसकी भी एनालिसिस। भारत का संवैधानिक विकास चला, उसकी भी एनालिसिस। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखें, वीडियो पड़ा हुआ है। हम एनालिसिस का मतलब कि जो पीवाईक्यू का है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखे हैं और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखे हैं, ठीक है ना। तो खैर, संघ एवं राज्य क्षेत्र टॉपिक जो आपका कंप्लीट हुआ, तो एक हमने पीवाईक्यू आपको डिलीवर कर दिया है कल। ये दूसरा वाला पार्ट होगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा नहीं आ पाया, तो दूसरा वाला पार्ट पीवाईक्यू संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब जरा यहां पर देखना, जरा क्वेश्चंस किस लेवल का पूछा जा रहा है, किस नेचर का पूछा जा रहा है। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है, ठीक है ना। संविधान में यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला जो कथन है, कह रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या ऐसी बात है? तो जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? आर्टिकल 1 पढ़ते हो, तो आर्टिकल 1 में आपने क्या पढ़ा था? इंडिया दैट इज भारत। क्या आपने पढ़ा था भैया? इंडिया दैट इज भारत, भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। आपने पढ़ा था कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है अनुच्छेद 1 में। तो यूनियन ऑफ स्टेट, बात तो सही है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, ठीक ना। अच्छा, यहां पर भारत का भी जिक्र है और यहां पर इंडिया का भी जिक्र, मतलब इंडिया का भी जिक्र है और भारत का भी जिक्र है। अभी एक चीज आप समझना जरा, यहां पर जो इंडिया शब्द है, ये भारत की आधुनिक परंपरा को अभिव्यक्त करता है, और जो भारत शब्द है, ये भारत की प्राचीन परंपरा को या प्राचीन कल्चर को अभिव्यक्त करता है। इतनी बातें क्लियर। और भारत का जो संघ होगा, जो यूनियन होगा, वो राज्यों का यूनियन होगा। किसका यूनियन होगा बाबू? तो आपने बताना है कि राज्यों का यूनियन होगा। मतलब कि अपना जो ये संघ बनेगा, अपना जो ये यूनियन बनेगा, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इन 28 राज्यों से मिल करके एक क्या बन रहा है? यूनियन बन रहा है। और मजे की बात है कि ये जो यूनियन है, इस यूनियन की तुलना हम किससे करते हैं? मानव के शरीर से करते हैं। किससे करते हैं? मानव के शरीर से। जिस प्रकार अपना पूरा ढांचा, अपना शरीर जो है, हर एक अंगों से, हाथ से, पैर से, कान से, लीवर से, किडनी से मिलकर के बना है, उसी प्रकार जो यूनियन है वो राज्यों से मिलकर के बना है। जिस प्रकार अपना पूरा शरीर से कोई अंग अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार यूनियन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक ना। तो यूनियन जो अपना है, एक प्रकार का अविनाशी संघ है। कैसा संघ है? अविनाशी, मतलब कि इसका विनाश नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट, जो आपका पहला वाला कथन है, ये सही हुआ। यहां पर कह रहा है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो अभी अभी हमने बताया कि यूनियन से कोई भी राज्य चाह कर भी, मतलब सोच कर भी, ये गलतफहमी नहीं रख सकता कि हम इससे अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्या है? सही है, ठीक है। दूसरा, इसमें कथन कह रहा है कि यस्केधर आयोग। तो हमने राज्यों का जो है गठन, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए कई समितियां गठित की गई थी। पहली ही समिति ये थी, यस्केधर आयोग हमने पढ़ाया था। ये समिति कब गठित की गई थी? तो ये जो समिति है, ये जून 1948 में गठित की गई थी। कब गठित की गई बाबू? जून 1948, यस्केधर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और इसने कहा कि, मतलब कि मैटर यही था, मुद्दा यही था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो इस समिति ने कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है, बल्कि भाषा के स्थान पर प्रशासनिक आधार लिया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का आधार लिया जाना चाहिए। तो इसने जो है
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसने? यस्केधर आयोग ने। मतलब कि एक भाषा एक राज्य का जो फार्मूला था उसको इसने अस्वीकार करके कहा कि इसके स्थान पर प्रशासनिक वित्तीय स्थितियां बेहतर होनी चाहिए, तो जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। देखना जरा, यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। यहां पर कहना है कि भाषा के आधार की अपेक्षा, मतलब भाषा को ना मान करके आप प्रशासनिक सुविधा को मान लीजिए राज्यों के गठन के लिए, तो बात सही है, इसने भाषा को नकारा था। यही चीजें जब आप जेबीपी समिति में जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों को मिलाकर के एक समिति गठित की गई थी जिसको हम कहते हैं जेबीपी समिति। ये समिति दिसंबर 1948 में गठित की गई थी। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। यह भी समिति, जेबीपी समिति भी कहती है कि हम एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को एडॉप्ट नहीं करते हैं। और फिर आपको पता होगा कि रामल्लू की घटना होती है, 58 बाद उनके आमरण अनशन के बाद उनकी डेथ होती है, और फिर आनन फानन में जो केंद्र सरकार होती है वो तेलुगु भाषा के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को गठन कर देती है। इतनी सारी बातें। तो आपका जो दूसरा वाला कथन होगा ये भी बात सही है कि यस्केधर आयोग। फिर उसके बाद नीचे जरा देखना, आपको जेबीपी आयोग मिलेगा। क्या मिलेगा? जेबीपी आयोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसको हम पी फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर हम कहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, है ना। जे मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, और वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर आप कह सकते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेवीपी आयोग। और एक कब गठित किया गया था? तो ये जो है दिसंबर 1948 में गठित किया गया था। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? तो आपने बताना है कि 1949 में, अप्रैल 1949 में। और इसने भी एक भाषा एक राज्य के जो फार्मूले हैं उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये बात सही है कि एक कमेटी भी नहीं थी। तो आपका तीनों कथन सही होगा, मतलब कि आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा बाबू? तो आपने बताना है कि साहब वो डी होगा। डी इज राइट आंसर। अभी तो आपका पहला वाला क्वेश्चन हुआ, ये यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन जरा देखना, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, प्री का 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई भारतीय संघात्मक व्यवस्था, अच्छा भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत का जो फेडरलिज्म सिस्टम है बहुत अच्छा है। यहां पर क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? जब जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाए। क्या? शक्तियों का विभाजन किया जाए और समान रूप से शक्तियों का विभाजन किया जाए, वो रियल संघवाद है। लेकिन भारत में जो है परिसंघवाद, मतलब कि क्वासी फेडरलिज्म की अवधारणा है, जहां पर जो है केंद्र की तरफ थोड़ा सा शक्तियां झुकी हुई होती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देखना जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई भारतीय संघवाद व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, संघ मतलब बोले तो हम यूनियन से, ठीक है ना। आपका जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1, इस आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यूनियन किसका समूह है, किसका जो है किससे बनता है? तो यूनियन राज्यों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ स्टेट की बात होती है ना। तो ये कह रहा है कि संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बात तो सही है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट आपका है, जो अपना ये प्यारा सा भारत है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं अलग हो सकता? ये जो यूनियन है ना, इस यूनियन को शरीर की संज्ञा दी गई है। और जिस प्रकार अंगों से मिलकर के शरीर बनता है, उसी प्रकार राज्यों से मिलकर के यूनियन बना है। जिस प्रकार शरीर से अंग नहीं अलग हो सकते हैं और शरीर चल नहीं सकता है, उसी प्रकार राज्य नहीं अलग हो सकते हैं यूनियन से। अगर राज्य अलग हो जाएंगे तो यूनियन नहीं चल पाएगा। इसलिए कभी भी कोई राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या बातें सही हैं कि नहीं सही हैं? बिल्कुल सही हैं
कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बात सही है? नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर जरा देखना, दूसरा वाला जो कथन है बहुत अच्छा कथन है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर, यहां पर कह रहा है कि अलग होने की वकालत, जैसे कि किसी राज्य को लगता है कि मुझे अलग होना चाहिए तो वो वकालत करने लगता है, नेतागिरी करने लगता है, या फिर धरना प्रदर्शन करने लगता है, आंदोलन खड़ा करने लगता है कि मैं जो है भारत के संघ से अलग होऊंगा। तो वही कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। आपकी एक जो है, आपका एक आर्टिकल है, जब आप फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में पढ़ोगे तो मूल अधिकार में आपको एक अधिकार मिलेगा जिसका नाम है अनुच्छेद 19। जिसका नाम है क्या? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की आजादी दी गई है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। लेकिन समझना जरा, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, ये राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ नहीं है, ये सदाचार और लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, ये न्यायालय की अवमानना के खिलाफ नहीं है। ये कहता है कि भाई न्यायालय के निर्णयन की प्रक्रिया के अंतर्गत और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके आपको जो है आर्टिकल 19 प्रदान किया जाता है। आपको आर्टिकल 19 मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी आप यूज कर सकते हैं, इसका अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जब राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता इत्यादि बनी रहे। अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है आर्टिकल 19 से, तो आपके आर्टिकल 19 पर मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राज्य के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और राज्य के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा वो अनुच्छेद 19(2) में बातें कही गई हैं। क्लियर? इतनी बातें किन किन आधारों पर की गई है? तो ये बात क्या है कि अलग होने की मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अरे सोच भी आप नहीं सकते हैं तो ससुरा सुरक्षा मिलेगी, वो भी आपको भारत से अलग होने की। तुरंत इसको गलत काटिए तो आपका केवल एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना बाबू? चलें आगे। तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। यूपीपीसीएस 2019 का एक क्वेश्चन था। यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अब समझना जरा, भाषाई आधार पर आपको कई आयोग हमने बताया था। एक तो हमने बताया था यस के धर आयोग। क्या बताया था बाबू? यस के धर आयोग। अब ये जो यस के धर आयोग है, ये कब गठित किया गया? तो आपने बताना है कि ये जून 1948 में गठित किया गया था। अब इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नहीं माना। ठीक है ना? फिर इसके बाद एक और गठित किया जाता है जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया आयोग कहते हैं। और इस आयोग का गठन कब किया जाता है? तो दिसंबर 1948 में किया जाता है। यह अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ठीक ना? और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद एक घटना आती है 1952 की, जिसको हम कहते हैं पोट्टी श्री रामल्लू की घटना। कौन है? पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू। ये पोट्टी श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अब एक कांग्रेस के लीडर भी हैं, कांग्रेस के लीडर। और ये पोट्टी श्री रामल्लू क्या कह रहे हैं कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का आप गठन करिए। किसका? आंध्र प्रदेश का। और ये अड़ जाते हैं और 58 दिन का आमरण अनशन, मतलब कि ये भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल करते हैं। ठीक ना? और भूख हड़ताल जब करते हैं तो 58 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं इनके जो है डेथ के वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा ना उभर जाए या विद्रोह ना उत्पन्न हो जाए, इस डर से केंद्र सरकार ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इसका गठन कर दिया। मतलब कि ये जो आंध्र प्रदेश है, पहला ऐसा स्टेट है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपने बताना है कि वो आंध्र प्रदेश था। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना?
चलें आगे। एमपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई अगस्त 1953 में, अब अगस्त 1953 में बहुत अच्छा एक आयोग गठित किया जाता है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग एक कब गठित किया जाता है? 1953 में। ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? तो आपने बताना है साहब, ये रिपोर्ट अपनी 1955 में पेश करता है, ठीक है ना। कब पेश करता है? 1955 में। और मजे की बात है कि इसमें कौन कौन अध्यक्ष, एक तो फजल अली का नाम सुना है, ये जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे फजल अली, इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है कमेटी गठित की जाती है, आयोग गठित किया जाता है। और इसमें दो और सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ये 3 टोटल लोग थे जिनके जो है नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। अब इसने कई चीजें रिकमेंड की। अब यहां पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नॉर्मली क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस का है, पूछ रहा है कि आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? कौन सदस्य थे इसमें? क्या तेज बहादुर सप्रू थे? इनको गलत काटिए। और जब आप गलत काटेंगे तो फिर और ऑप्शन आपका देखिए, जस्टिस फजल अली, तो ये तो अध्यक्षता कर रहे थे ना जस्टिस फजल अली। फिर उसके बाद के.एम. पडिक्कर, बिल्कुल ये थे के.एम. पडिक्कर साहब। हृदयनाथ कुंजरू ये भी थे। तो 2, 3, 4 ये आपका जो ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। लेकिन यहां पर केवल मास्टर यही नहीं बताएगा, थोड़ा सा यहां पर आप समझ लेंगे ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 है, 55 में रिपोर्ट पेश करता है, इसने कुछ बातें कही। इसने कहा कि भाषा एक मुख्य आधार है, एक मुख्य क्या है? आधार है राज्यों के गठन का, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाषा के अलावा आप जो है भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखिएगा। किसको? भौगोलिक स्थिति को भी। आप वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखिएगा, आप प्रशासनिक स्थिति को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आप जनसंख्या को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कहते हैं कि भाई भाषा तो लीजिए ही लीजिए, साथ ही साथ भौगोलिक, वित्तीय, प्रशासनिक और जनसंख्या के सेगमेंट को भी आप क्या करिएगा? शामिल करिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा? फिर इन्होंने कहा कि अगर जिस राज्य में 70% से अधिक जनसंख्या एक भाषा बोलती है, उस राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है। इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इनका था कि संविधान सभा ने एक राज्यों का वर्गीकरण कर रखा था। क्या? राज्यों का वर्गीकरण। और राज्यों का वर्गीकरण ये जो है ब्रिटिश प्रांत के रूप में, बड़े देशी रियासतों के रूप में और छोटे देशी रियासतों के रूप में कर रखे थे। और इस जो है राज्यों के वर्गीकरण को इस आयोग ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मतलब कहा कि ये ठीक नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए इसको मना कर देती है। और फिर इसने ही कहा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने कहा कि एक काम करिए, आप जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाइए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप लाइए, एक एक्ट लाइए, आप कानून लाइए। तो भारत सरकार के द्वारा, मतलब कि संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक किसकी सिफारिश पर लाया जाता है? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया था, उसी की सिफारिश पर संसद ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया जाता है बाबू? गठन कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम और उसके रिकमेंड को याद करना है। क्लियर ना? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? तो आपका जो ऑप्शन है वो तो पहले ही मिल गया। बाकी चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। यहां पर देखना जरा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अभी बताया गया, फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू ये अन्य सदस्य थे। इनके में कौन सा कथन सही है? इन दोनों में फजल अली के अध्यक्षता में के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो बात तो सही है, कथन तो सही है। फिर उसके बाद आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। नहीं,
ये जो है आयोग, जो फजल अली आयोग है या फिर इसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, इसने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो ये भी आपका गलत हुआ, ये भी आपका गलत हुआ। आपके पास एक और क्या ऑप्शन बच रहा है, एक और तीन। अब देखिए, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो एक और तीन आपका ये सही होगा, ठीक है ना। चले आगे, डी डी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, अभी अभी हमने बताया 6 राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम क्या बना, एक नया राज्य। तो सिक्किम को लेकर के हमने पूरा डिटेल से बातचीत की थी कि ये जो अपना प्यारा सा सिक्किम था, इस प्यारे से सिक्किम पर पहले किसका शासन था, तो पहले राजा का शासन था, जिसका जहां पर चोंग्याल वंश का शासन था। किसका था, चोंग्याल वंश। और एक काफी निरंकुश शासक था। चोंग्याल वंश का जो शासक था बहुत निरंकुश था। लेकिन यहां की जो जनता थी, इन जनता का इमोशन किसके प्रति था, तो इनका जो इमोशन है वो भारत के प्रति था। तो जनता चाह रही थी कि हम भारत में अपना विलय कर लें। चूंकि इधर से अगर आप देखेंगे सिक्किम, तो सिक्किम में इधर से आप देखेंगे तो नेपाल, और इधर से देखेंगे भूटान, और ऊपर से आपको दिखाई पड़ेगा कि चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत की संस्कृति, भारत की जनसंख्या, भारत की विचारधारा और भारत की भाषा से मैच करता है सिक्किम। तो यहां की विधानसभा ने क्या किया कि सिक्किम विधानसभा या सिक्किम जो है शक्ति अधिनियम 1974 पारित करके चोंग्याल वंश के जो है शक्ति को शक्तिहीन कर दिया, ठीक है ना। और फिर जो है भारत में विलय की इन्होंने जो है एक सिफारिश की। सिफारिश क्या मतलब कि जो है इन्होंने इच्छा जाहिर की। और फिर संसद, भारत की जो संसद है, इसने 2 अधिनियम पारित किया। एक अधिनियम है 35वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। एक 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ला करके एक अनुच्छेद क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है अनुच्छेद 2A। और सिक्किम को क्या किया जाता है, सह राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। सह राज्य बोले तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। ये एसोसिएट स्टेट क्या होता है, जिसमें कहा गया कि विदेश मामला, रक्षा मामला, प्रतिरक्षा मामला, मुद्रा मामला और संचार मामला एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। बाकी और मामलों को करने के लिए सिक्किम की जो विधानसभा है वो स्वायत्त है, स्वतंत्र है। क्लियर इतनी बातें। तो इसी को हमने 2A कहा, और 2A के तहत सह राज्य का दर्जा सिक्किम को प्रदान कर दिया गया। और फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लाया जाता है। और इस 1975 को ला करके ये जो अनुच्छेद, ये जो आर्टिकल 2A क्रिएट किया गया था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो सह राज्य का दर्जा था, अब ये सह शब्द हट करके केवल किस में तब्दील हो जाता है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में तब्दील हो जाता है। तो आपने बताना है कि जो भाई हमारा जो 36वां संविधान संशोधन था वो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए था, ठीक है ना। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। क्लियर बातें। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन निम्नलिखित राज्यों में से सही कालक्रम जो है पहचान करनी है। हमने आपको कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो एक लिस्ट हम आपको फिर से बनवा देते हैं, कौन कौन राज्यों का गठन कब कब किया गया, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा कि भाई बंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र, किसका, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जाता है, ठीक है ना। एक कब किया जाता है बाबू, 1960 में किया जाता है। आपसे पूछे कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया, तो आपने बताना 1960। किसका विभाजन करके, बंबई का विभाजन करके। फिर उसके बाद जो है 1963 में आपको नागालैंड मिलेगा। कौन मिलेगा, नागालैंड। किससे अलग हुआ, असम से अलग हुआ। फिर 1966 में आपको हरियाणा मिलेगा। क्या मिलेगा, हरियाणा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया गया था, और जिसके तहत हरियाणा का गठन किया गया।
और हरियाणा और पंजाब की राजधानियां चंडीगढ़ को ही बनाई गई, केवल एकलौती राजधानी। क्लियर इतनी बातें। अब यहां पर देखना जरा, 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। कब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, यह बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 1972 में, 1972 आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उस दिन मैं लिखाते समय थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया और आपको इधर से उधर थोड़ा सा फैक्ट हो गया, बस एक शब्द, ठीक ना। इसमें क्या है समझिए, इसमें मणिपुर, इसमें मेघालय और इसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों का गठन 1972 में किया जाता है। इसको जरा लिखना जरा, मेघालय, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 में गठित किया जाता है। फिर उसके बाद 1987 में 3 और राज्य, 1987 में कौन कौन, एक तो अरुणाचल प्रदेश, कौन बाबू, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गोवा और तीसरा मिजोरम, तीसरा मिजोरम। इन 3 राज्यों का जो गठन है एक कब किया जाता है, 1987 में किया जाता है। फिर एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि वर्ष 2000 में बताया था हमने 3 राज्यों का गठन किया जाता है, एक तो 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को और एक 15 नवंबर को। यहां पर भी अपना फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। 1 नवंबर को किया जाता है किसका गठन, तो आपने बताना है कि 1 नवंबर को किया जाता है छत्तीसगढ़ का गठन। किसका गठन, लिखना जरा यहां पर, छत्तीसगढ़ का गठन। फिर उसके बाद 9 नवंबर को यहां पर उत्तराखंड का गठन किया जाता है। किसका, उत्तराखंड का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद झारखंड का गठन किया जाता है, झारखंड का गठन। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर आपसे कोई पूछेगा तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर को, 15 नवंबर को झारखंड। ये अपना कंटेंट थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम जो है एक पेज डाल देंगे, उसमें आप सुधार लीजिएगा, है ना। फैक्ट में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहां पर दिया है क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। फिर उसके बाद हरियाणा, हरियाणा आप जानते हैं कि ये 1966 में गठित किया गया था। अच्छा, इसके बाद भी 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसको भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहां पर अभी आपने 1971 देखा। सिक्किम, सिक्किम आपने 1975 देखा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अब अपना आप आंसर मिला लें, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दिए गए राज्यों को भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है। तो एक काम करना जरा, सिक्किम यहां पर लिखना 1975 36वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है ना। फिर उसके बाद नागालैंड 1963, फिर उसके बाद हरियाणा 1966। क्या ये फिट बैठ रहा है बाबू, तो क्या ये फिट बैठ रहा है, तो आपने बताना है कि नहीं। 1975 में पहले आप आ गए, 1987 फिर आ गए, फिर 63, फिर 66, नागालैंड 1963, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, फिर उसके बाद सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। ये बात सही है, ये सीरियल वाइज है, तो इसको आप मिला लीजिए, ठीक है ना। फिर चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखना। ये भी जो है कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आपने बताया था कि भाई 2000 में, वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन किया जाता है। 1 नवंबर, तो यहां पर नवंबर आपको की पॉइंट रखना है, नवंबर 2000। तो 1 नवंबर, 1 9 नवंबर और 1 15 नवंबर। 1 नवंबर को कौन, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। 1 नवंबर वर्ष 2000 छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद 9 नवंबर को किसका, उत्तराखंड का गठन, उत्तराखंड का गठन। फिर उसके बाद 15 नवंबर को किसका, तो आपने बताना है कि साहब यहां पर झारखंड का गठन किया जाता है, ठीक है ना, झारखंड का गठन। अब यहां पर दिया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है आपको झारखंड के पहले मिलेगा। तो यहां पर लिख लीजिए 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर वर्ष 2000। अब झारखंड के लिए लिखिए यहां पर 15 नवंबर वर्ष 2000। अरुणाचल प्रदेश लिखना जरा 1987, सिक्किम लिखना जरा 1975, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है आपके क्वेश्चंस थे, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस आपका समाप्त, और भी थे क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है। तो अब आप इसका आंसर मिला लें, ठीक है ना। चले आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से राज्यों का गठन आपको यह भी सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमने 1987 में बताया था, 1987 में कुछ, एक तो अरुणाचल प्रदेश को बताया गया था, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में। फिर इसके साथ हमने एक चीज और लिया था, क्या,
अरुणाचल प्रदेश के साथ गोवा को लिया था और फिर इसके बाद हमने किसको लिया था, मिजोरम को लिया था। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इनका गठन कब किया जाता है, 1987 में किया जाता है। इतनी बातें क्लियर, दुख दर्द तो नहीं ना। फिर तेलंगाना 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। हरियाणा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया गया और इसको जो है हरियाणा को एक अलग जो है राज्य के रूप में तब्दील किया गया। झारखंड आपको पता होगा कि ये 15 नवंबर वर्ष 2000 में गठित किया जाता है। तो ये अब आप अपना जो है सही कालक्रम वगैरह मिला लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग कल जो है नागरिकता, सिटीजनशिप को लेकर के थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, चूंकि इतने समय बहुत चर्चा में रहता है SIR वगैरह को लेकर के और तमाम नागरिकता के इशू को लेकर के। तो बातचीत कल करते हैं, ठीक है ना। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका आभारी।